हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तारीख है आज 16 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए डिस्कस करने वाले हैं। अपने नोट्स निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने पीछे का सारा रिवाइज किया होगा। 10 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आज 11वीं क्लास है हमारी और कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज हमारा सबसे पहला मुद्दा जो हमारे सामने है वो है सागर मैत्री मिशन। सागर मैत्री मिशन क्या है? सागर मैत्री मिशन डीआरडीओ का एक नया इनिशिएटिव है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक इनिशिएटिव है। खास बात क्या है, ये डीआरडीओ का जो सागर मैत्री मिशन है ये भारत सरकार की एक सागर नीति है, सागर पॉलिसी। उसकी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को सपोर्ट करता हुआ, उसी को सप्लीमेंट करता हुआ है। तो ये सागर क्या है, सबसे पहले तो अपने हेडिंग में नोट कर लीजिएगा। सागर एक हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर नोट कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म। पहले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, इसलिए क्योंकि भारत चाहता है कि जो हिंद महासागर का एरिया है उसमें जो सराउंडिंग कंट्रीज है, भारत के पड़ोसी देश जो है, इनके अंदर भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका अदा करे। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यहाँ पे रहेगा कि इन देशों में कोई भी समस्या उत्पन्न हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, मैनमेड हो, मानवकृत कोई समस्या हो, या और किसी भी तरह की राजनीतिक समस्याएं भी हो, उनमें भारत जितना हो सके उतना उनको सहयोग करे, सुरक्षा प्रदान करे। तो भारत इस रीजन में एक सीनियर रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव करना चाह रहा है, इसलिए हमारी ये पॉलिसी है सागर। सागर के पॉलिसी के तहत ही हमने आस पड़ोस के देशों में जब भी कोई समस्याएं आई है तब हमने पिछले कई सालों के अंदर बहुत हेल्प भी प्रोवाइड की है। आप देखोगे करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सी चीजें रहेगी। श्रीलंका के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब भारत ने हेल्प की। उसके अलावा आस पड़ोस के और भी देशों में जब भी कोई समस्याएं आती है भारत अग्रणी रहता है। कोविड के दौरान भी सहयोग किया था। तो ये जो सागर पॉलिसी है इसी को और सप्लीमेंट करते हुए अब डीआरडीओ ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है जिसका नाम है सागर मैत्री मिशन। तो नोट कर लीजिए, ये सागर मैत्री मिशन। सागर मैत्री मिशन किसका है? डीआरडीओ ने चलाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीआरडीओ ने इनिशिएट किया ये सागर मैत्री मिशन। काम क्या है, करेगा क्या ये सागर मैत्री मिशन? टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन इन सोशियो इकोनॉमिक aspects and long-term scientific partnerships and collaborations with the 8 IOR countries। इंडियन ओशन रीजन की 8 देशों के साथ ये कोलैबोरेट करेगा। ये 8 देश कौन से हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन के अंदर ये सागर मैत्री चलाया जा रहा है? आपको बस इतना याद रखना है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर 8 देशों के साथ अपना डीआरडीओ कोलैबोरेट करने वाला है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक, ये याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक सहयोग। तो नोट कर लीजिए सागर मैत्री मिशन में सामाजिक आर्थिक सहयोग किन के बीच में? भारत और 8 आईओआर देशों के बीच में। भारत प्लस 8 अन्य आईओआर देश, इंडियन ओशन रीजन के 8 देश। या आईओआर देश कौन कौन से हैं? पिछली क्लास में हमने बात की थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, तो उन्हीं में से कुछ मेंबर उठाए गए हैं। 8 आईओआर कंट्रीज कौन कौन से? नंबर 1 ओमान, नंबर 2 मालदीव्स, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 थाईलैंड, नंबर 5। अपने नोट्स में नोट करते रहिएगा। ये अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो पॉज करिए, ये नाम नोट कर लीजिएगा जरूर। ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर 6 नंबर, इंडोनेशिया 7 और म्यांमार 8। ये 8 कंट्रीज है जो सागर मैत्री मिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है भारत के साथ। भारत की तरफ से डीआरडीओ लीड कर रहा है इस मिशन को। एक और चीज थी न्यूज में, मैत्री। ये मैत्री क्या है? ये भी डीआरडीओ का ही इनिशिएटिव था। सागर पॉलिसी के अधीन मैत्री मिशन जो है ये क्या है? मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। इसके अधीन क्या करता है डीआरडीओ की? इसमें ट्रेनिंग, इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग और रिसर्च इनिशिएटिव है कि आर्मीज और उसके अलावा रिसर्च जो विंग्स है इनकी, वो कोलैबोरेट करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती है, और मैत्री मिशन इसका नाम है। तो वापस मैत्री नाम से नोट कर लीजिएगा। मैत्री क्या है? डीआरडीओ की तरफ से, वापस सागर पॉलिसी के अधीन, सागर नीति के अधीन डीआरडीओ की तरफ से मैत्री जो है ये सागर पॉलिसी के अधीन चलाया गया एक स्टेप है, जो है क्या? मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ट्रेनिंग और रिसर्च स्टेप है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग और रिसर्च यानी अनुसंधान, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए
अंतरराष्ट्रीय सहयोग करते हुए एक मिशन है मैत्री। It establishes long-term collaboration with IOR countries in ocean research and development। वापस वही बात जो मैंने पहले बोली आपको बस याद क्या रखना है कि सागर मैत्री कौन चला रहा है भारत में, DRDO चला रहा है। मैत्री मिशन एक अलग से बता दिया, इसकी भी फुल फॉर्म बता दी गई है मैत्री की, वो याद रखिएगा, मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, वापस DRDO का ही। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, पिछली क्लास में भी ड्रैगन फ्लाई की बात की थी, कईयों को डाउट था कि ड्रैगन फ्लाई है क्या। ड्रैगन फ्लाई एक विशेष तरह का बारिश के सीजन में आपको दिखता है कि हेलीकॉप्टर की तरह का एक इंसेक्ट आपको हवा में उड़ता हुआ दिखता है। ये 4 पंख होते हैं मोस्टली, और जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है उसका एक मिनिएचर वर्जन मान लीजिए, उस तरह का एक कीड़ा होता है जो उड़ता दिखाई देता है, इंसेक्ट होता है ये। और तो उस समय पे आता है, आगे मैं पिक्चर दिखा दूंगा आपको एक की, जिसको हमने न्यूज में पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। अभी के लिए न्यूज में क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है 2023 का 6ठा एडिशन इसका अभी रिसेंटली हुआ है 11 स्टेट्स में, भारत के 11 राज्यों में इसका 6ठा एडिशन हुआ है। मतलब ये है कि 5 तो पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, इस साल जो था 2023 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का 6ठा एडिशन हुआ है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2023, ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2023, इसका छठा संस्करण भारत के 11 राज्यों में हुआ है अभी रिसेंटली। द टैग फॉर दिस ईयर्स फेस्टिवल इज ड्रैगन फ्लाइज इन फोकस इंस्पायर वेटलैंड चैंपियंस। ये आपको ऐसे के ऐसे ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, टैग लाइन बहुत बार आपको पूछ ली जाती है। तो ड्रैगन फ्लाइज इन फोकस इंस्पायर वेटलैंड चैंपियंस, बस 2 वर्ड याद रख लीजिएगा, ड्रैगन फ्लाइज चैंपियंस, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में मेनली 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वहां पे आपको हिंट मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, पूरी की पूरी लाइनें रटने की जरूरत नहीं है, ऐसी टैगलाइंस अपने दिमाग में बस कुछ ऐसा रखिए कि ड्रैगन फ्लाइज और चैंपियंस का मिला जुला सा कुछ वर्ड था, वो यहाँ की टैगलाइन, और ये टैगलाइन जरूर याद रखिएगा। हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में ही नोट करेंगे, क्योंकि ये टैगलाइन ओरिजिनल है और इंग्लिश में दी गई है, ड्रैगन फ्लाइज इन फोकस इंस्पायर वेटलैंड चैंपियंस। ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है इसको, WWF इंडिया, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो WWF इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, द्वारा आयोजित। अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा ये लाइन, WWF इंडिया द्वारा आयोजित, ये आप नोट कर लेंगे साथ में, ठीक है। अगला एक इसमें पार्टनरशिप में है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर के मामलों में क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करती है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर इसको आयोजित कराया जा रहा है, BNHS, नोट कर लीजिएगा ये, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी एंड अदर पार्टनर्स। और भी ये सारे आपको याद कौन से मेन रखने हैं, मेनली ये 2 याद रखिएगा कि जो आयोजित करा रहे हैं, WWF इंडिया एंड BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेचर रिलेटेड इश्यूज के लिए। इसका एम क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज इंसेक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं के लिए, ड्रैगन फ्लाइज के लिए ये थोड़ा कंजर्वेशन इश्यूज जो है उसके ऊपर जागृति फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 6th एडिशन भारत के 11 राज्यों में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डोनेट्स, ओडोंटोलॉजी आपको बताया था मैंने एक पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर एक बात बोली थी, ओडोंटोलॉजी याद रखिएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो हम लोग इंसेक्ट्स यानी कीड़े जो होते हैं इनकी पढ़ाई का जो अलग एक सब्जेक्ट बोला जाता है उसको ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर ऑर्डोनेट्स क्या है, इट इज एन ऑर्डर ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट इंक्लूड द ड्रैगन फ्लाई एंड डेमिसेल्फिस। ये जो ड्रैगन फ्लाइज की हम जो बात कर रहे हैं वो इस ऑर्डोनेट्स नाम के ग्रुप में आते हैं। ये इनकी बायोलॉजिकल ग्रुपिंग्स है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार टफ क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो इतना डेप्थ में चले जाते हैं ये, तो नोट करके रख लीजिएगा। ऑर्डोनेट्स क्या है ये ऑर्डोनेट्स, उड़ने वाले कीड़ों का समूह, वैज्ञानिक समूह लिख लीजिएगा, उड़ने वाले कीड़ों का बायोलॉजिकल साइंटिफिक समूह जो है उसको ऑर्डोनेट्स बोलते हैं। ये एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये उसी तरह का वो जो मैं पहले आपको बता रहा था, जिसको आप हेलीकॉप्टर के जैसा इंसेक्ट दिखता है, वो उस तरह का एक छोटा इंसेक्ट, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। ये हम लोग पीछे न्यूज में डिस्कस किया था, रेड रम्प्ड हॉकलेट, पिछली क्लास में डिस्कस किया था।
8th क्लास में डिस्कस किया था शायद, लास्ट वाली तो 10th क्लास थी। 8th क्लास में हम लोगों ने बात की थी इस तरह की ड्रैगन फ्लाई की, ये स्पीशीज बताई थी आपको, रेड रम्प्ड हॉकलेट। इसका नाम दिया गया था एपिथेमिस वायनाडेंसिस। अब तो याद आ गया होगा कहां से मिला था, वायनाड, केरल, जहां से राहुल गांधी की सदस्यता है संसद की। तो वायनाड से, ये वायनाड में बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए इसका साइंटिफिक नाम जो है ये वायनाड को इंक्लूड करते हुए दिखाया गया है, एपिथेमिस वायनाडेंसिस। तो रेड रम्प्ड हॉकलेट कहां से मिला है, अपने को वापस याद दिला देता हूं, आपके नोट्स में ऑलरेडी है ये, केरल में वायनाड से, केरल के वायनाड से मिला था। नई स्पीशीज थी ड्रैगन फ्लाई की, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय नेचुरलिस्ट डेविड राजू। ये एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, डेविड राजू द्वारा ये स्पीशीज की खोज की गई थी। तो अपने पुराने नोट्स के अंदर अपडेट कर लीजिए इस नाम को, उस दिन मैंने नोट्स के अंदर दिया नहीं था। डेविड राजू नाम के जो ये एक्सप्लोरर है, इन्होंने इसको फाइंड किया था, इन्होंने खोज की थी इस रेड रम्प्ड हॉकलेट की। रेड रम्प्ड हॉकलेट इनके द्वारा खोज किया गया था। क्या है रेड रम्प्ड हॉकलेट, याद रखिएगा, बार बार मैं रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं, बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूं, ये ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आयोजित हुआ है तो न्यूज में है, पेपर में आने की संभावना रहती है। ओजोन होल जो है अंटार्कटिका के ऊपर एक बार फिर से न्यूज में है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हुआ मिला है, इस बार साइज बड़ा हुआ मिला है। ओजोन होल का साइज बड़ा हुआ मिलना चिंताजनक है। क्यों है चिंताजनक? क्योंकि अब जब ओजोन परत जो है वो जब वीक होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर रीजन जो है, समताप मंडल जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर ये ओजोन परत पाई जाती है। और जब ओजोन परत वीक होती है तो हम लोग उसको, जहां से ये वीक होती है उसको बोल देते हैं ओजोन होल। ये एक्चुअल में कोई होल नहीं है, बल्कि ओजोन परत की थिकनेस में जब कमी आ जाती है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। डॉब्सन में इसको नापा जाता है, डॉब्सन इसको नापने की इकाई है। और जब ये कमजोर होती है ये परत, तब होता क्या है कि सनलाइट में से जो यूवी रेज जो है सूर्य की, वो सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और ये यूवी रेज इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचाती है। तो ये ओजोन परत का एक स्टैंडर्ड इश्यू है, जो आपको नॉर्मल अपने स्टैटिक पोर्शन से, आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा या जनरल साइंस में पढ़ रखा होगा। यहां पर आज न्यूज में क्यों है ओजोन परत वापस? क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है, ये कोपरनिकस सेंटिनल 5P। इस सैटेलाइट ने मेजरमेंट्स ली है अंटार्कटिका के इस जायंट होल की। और इस बार ये होल जो है रफली 3 टाइम्स ब्राजील के साइज से बड़ा पाया गया है, कि साइज बहुत बढ़ गया है इसका। साइज बढ़ने का मतलब, आगे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम, कि ये जो परत जो है वो पतली हो गई। यहाँ पे ये होल नहीं है, एक्चुअल होल नहीं है कोई, बल्कि है क्या, साइज जो है परत का, जो मोटाई जो है परत की वो कम होती जाती है। उस वजह से उस कम हुई मोटाई की परत को हम लोग होल बोल देते हैं। यहां से आपको नोट क्या करना है, एक तो कोपरनिकस सेंटिनल 5P, ये नोट कर लीजिए, कोपरनिकस सेंटिनल 5P क्या है ये? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का सैटेलाइट है, जिसने ईएसए का उपग्रह, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक उपग्रह है जिसने इस ओजोन होल को डिटेक्ट किया है। तो इसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा, कोपरनिकस सेंटिनल 5P, ईएसए का उपग्रह। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको नहीं पता हो वो नोट कर लीजिएगा साथ में। इसके साथ में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, करता क्या है ये? ओजोन परत पर अनुसंधान या रिसर्च कर रहा है। ओजोन परत की मोटाई पर रिसर्च कर रहा था, और इन्होंने ही ये मेजरमेंट लिए हैं, जिसमें इनको इस बार का साइज जो है वो काफी बड़ा हुआ मिला है इसका, यानी परत की मोटाई कम हो चुकी है, ओजोन होल का साइज बढ़ चुका है। This is one of the biggest ozone holes observed so far, and this year's ozone hole started earlier than usual and had a big extension. नॉर्मली जितने ही ओजोन होल्स पिछले कई सालों में ऑब्जर्व किए गए थे उन सब से बड़ा है, और बहुत जल्दी इस बार स्टार्ट हो चुका था। इनकी एक मंथली नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन है कि ये अगस्त के महीने के आसपास स्टार्ट होते हैं, इस बार थोड़ा जल्दी हो गए थे, और इस बार साइज जो है वो भी बड़ा हुआ मिला है। ओजोन होल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, कि जो बात मैं पहले आपको बोल रहा था, इट इज नॉट टेक्निकली a hole where no ozone is present, but it is actually a region of exceptionally depleted ozone in the stratosphere over the Antarctic. अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ऐसा क्षेत्र है जहां पर ओजोन परत की मोटाई कम मिलती है। यहां पर कोई वास्तविक छेद नहीं है जिसको आप ओजोन छेद बोल रहे हो, बस ये थोड़ा सा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके, लोगों को समझ में इजीली आए, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा, ओजोन छिद्र, हिंदी वाले स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, ओजोन छिद्र कोई वास्तविक छिद्र नहीं है, के साथ में नोट कर लीजिएगा
ये कोई वास्तविक छिद्र नहीं है, बल्कि है क्या, ये ओजोन की पतली हुई परत है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाई जाती है। ये नोट कर लीजिएगा अपने साथ में, टाइमिंग इसके साथ में दी गई है कि ओजोन होल की टाइमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, दक्षिणी गोलार्ध में जब स्प्रिंग का सीजन चालू होता है तो मोस्टली वो महीने कौन से होते हैं अपने, अगस्त से लेकर अक्टूबर के, उस समय पे ये ओजोन होल बनना, इधर ओजोन की परत की जो मोटाई है वो कम होना चालू हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध क्यों, मैंने जैसे कि ऊपर बताया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ये पाया जाता है, तो अंटार्कटिका आता है अपना दक्षिणी गोलार्ध में, इस वजह से यहाँ पर ये लिखा गया है। तो टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, समय इसका अगस्त से अक्टूबर माह, अगस्त से अक्टूबर माह। कहां पर आता है ये ओजोन होल, अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर। आगे बढ़ते, ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका, इट्स साइज फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर, साइज जो है हर साल जो है बदलता रहता है, लेकिन इस साल काफी बड़ा साइज मिला है इसका, ब्राजील के बराबर साइज, ब्राजील नाम का देश है साउथ अमेरिका का, उसके साइज के बराबर ओजोन होल ऊपर उधर क्रिएट हो चुका है अपने अंटार्कटिका के ऊपर। ओपनिंग इन अगस्त एंड क्लोजिंग अगेन इन नवंबर और दिसंबर, अगस्त में ओपन होता है और नवंबर दिसंबर के आसपास वापस ये होल धीरे धीरे बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, इन द लॉन्ग मंथ्स ऑफ पोलर डार्कनेस ओवर अंटार्कटिका इन द विंटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर अनयूजुअल। बंद होने से पहले ये, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में बंद होगा, स्टार्टिंग होने की, इसके ओपन होने की कंडीशन क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारे लॉन्ग मंथ्स ऑफ पोलर डार्कनेस ओवर अंटार्कटिका इन द विंटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर अनयूजुअल, सर्दी की जो कंडीशंस रहती है दक्षिणी गोलार्ध में अगस्त से अक्टूबर के समय पे, ये इसकी कंडीशन, जब हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप भारत के साथ कंपेयर कर लीजिए, भारत में उस समय गर्मी जा रही होती है, गर्मी ही होती है मोस्टली, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सर्दी होती है, और सर्दी के लिए जब वहां पे ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है अनयूजुअल हो जाती है, और वहां उस चक्कर में ये ओजोन परत जो है इसकी वीकनेस होती है, ओजोन होल का निर्माण होता है। स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन के अंदर होता क्या है, क्यों होता है ये निर्माण, यूवी लाइट जो है सनलाइट में से ब्रेक हो जाती है, कि सनलाइट जो है वो कई चीजों और होती है, उसमें ब्राइटनेस दिखेगी आपको, उसमें कई सारी, अगर आपने पैटर्न देखा हो, स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपको कई सारी रेज दिखती है, जिसमें एक होती है यूवी रेज, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक का आपका टॉपिक रहता है, यूवी रेज होती है उसमें, उसके अलावा रेडियो वेव्स होती है, फिर उसके अलावा माइक्रोवेव रहती है, उसमें एक इंफ्रारेड वेव्स रहती है, विजिबल वेव्स रहती है, उसके अतिरिक्त यूवी हो गई, पहले मैंने बात कर ली, एक उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्स रेज होती है जिनको हम एक्स किरणें बोलते हैं, और एक गामा रेज, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो नॉर्मली आप साइंस टेक में पढ़ते हो। सनलाइट के अंदर से ये जो यूवी रेज हैं वो यहाँ पर इस सीजन के अंदर, स्प्रिंग सीजन जब दक्षिणी गोलार्ध में चल रहा होता है, तब स्पेशली ज्यादा एक्टिवली ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक करती है किसको, क्लोरीन गैस इनटू फ्री क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच डिस्ट्रॉयज ओजोन। यूवी जो है उसका, सनलाइट का, वो क्लोरीन अणुओं में से क्लोरीन का पार्टिकल अलग कर देगा, क्लोरीन पार्टिकल जब ये अलग हो जाएगा तो क्लोरीन के फ्री पार्टिकल्स ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन परत की मोटाई को कम करेंगे। फ्री क्लोरीन एटम इन एटमॉस्फेयर पार्टिसिपेट्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड एज कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शंस के अंदर ये क्लोरीन उसके साथ क्रिया करेगा, थोड़ा साइंस एंड टेक का टॉपिक बनता जा रहा है, पर याद रखना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च हुई है, सबसे बड़ा अगर ये छेद मिला है तो न्यूज में है, जो टॉपिक न्यूज में होता है उसके लिए आपको डेप्थ में उससे लिंकेजेस करके, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि आपको साइंस एंड टेक के टॉपिक्स भी उसके लिए ध्यान होने चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इतना डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है ओजोन परत के साथ और ओजोन को डिप्लीट करता है। ओजोन को डिप्लीट करने का मतलब कि ओजोन को कमजोर करेगा, तो ओजोन परत को कमजोर करेगा, इट डिस्ट्रॉयज थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, वही बात है। यहाँ पर कुछ लिखने का आपको अलग से जरूरत नहीं, बस इतना दिमाग में रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि क्लोरीन अणु जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, और फ्री क्लोरीन के जो ये अणु होंगे ये बाद में रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ओजोन के साथ, और ओजोन को ब्रेक कर देंगे।
ओपनिंग ऑफ होल कब से कब तक थी? अगस्त से अक्टूबर तक। उसके बाद अब क्लोजिंग ऑफ होल व्हेन टेम्परेचर्स आर वार्म एंड द पोलर वॉर्टेक्स वीकन्स। पोलर वॉर्टेक्स एक तरह की हवाएं रहेंगी उधर, वीकन्स, इट एंड्स द आइसोलेशन ऑफ द एयर इन द पोलर वॉर्टेक्स एंड थस होल स्टार्ट्स टू क्लोज। जब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपके टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां कब आती है अपना, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में हल्की हल्की सर्दी आना चालू हो जाती, दक्षिणी गोलार्ध में वहां से आपको गर्मी आना चालू हो। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब ये अक्टूबर का महीना आगे से चालू होगा, अक्टूबर के बाद से जब गर्मियां आ जाएगी, गर्मियों के अंदर ये ओजोन होल जो है ये अपने आप को वापस रिकवर करना चालू कर देगा, ओजोन परत की मोटाई वापस बढ़ना चालू हो जाएगी। एज एयर फ्रॉम द सराउंडिंग लैटिट्यूड्स मिक्सेस इनटू द पोलर रीजन, द ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन डिस्पर्स। क्लोरीन जो था, जो ओजोन को अभी तक डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये डिस्पर्स हो जाता है, ये फैल जाता है, ओजोन के साथ उतना रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से कुल मिला के स्टोरी क्या है, आपको याद क्या रखना है? एक तो ओजोन परत की वीकनेस, ओजोन परत की जो ये डिप्लीशन है उसकी मोटाई कम होना है, चालू कब होती है? ये आपके अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने तक। उसके बाद में जब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी आएगी, उस समय पे ओजोन अपने आप को रिकवर करना चालू कर देती है और ये ओजोन होल रिकवर होना चालू हो जाएगा, जिससे परत की मोटाई वापस बढ़ने लगेगी। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल, ओजोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। जैसे कि आपको अब जो साइंस एंड टेक के नहीं है विद्यार्थी, उनको ये नोट करने की जरूरत है, बाकी आपको सबको जो साइंस वाले हैं उनको अंडरस्टूड होगा पहले से कि ओजोन को हम लोग O3 से लिखते थे, मतलब 3 अणु थे ओजोन ऑक्सीजन के अपने इसमें। स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को हम लोग कई परतों में बांट के रखते हैं, उसमें से एक है समताप मंडल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। तो नोट कर लीजिएगा, ओजोन ओजोन परत कहां पर है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन? वो आपको याद रखना है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर के बीच, 1530 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से। समताप मंडल में 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच ओजोन पाया जाता है, और वही ओजोन जो लेवल है, ओजोन परत जो है, उसके साथ क्लोरीन अणु क्रिया करके उसको वीक करेंगे, और वो जब वीक हो जाएगी तो यूवी रेज सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लग जाएगी, जो इंसानों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। वापस वही बात कही गई है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि इट प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ दैट माइट हार्म लिविंग बीइंग्स। वो जो बात आपको बताया गया था ओजोन का खतरा क्या है, वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि ओजोन की क्षति से, ओजोन परत की क्षति होने से या कमी होने से, की क्षति से सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को पराबैंगनी बोला जाता है हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट नोट कर लीजिए, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुंचती है, पृथ्वी पर सीधी पहुंचती है तथा जीवन को नुकसान पहुंचाती है, जीवन को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ते, ओजोन लेयर के बाद, ओजोन लेयर के अंदर ही थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन अपने लिए है कि टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द लेयर वुड रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम इफ देयर आरंट एनी ह्यूमन इंड्यूस्ड इंपैक्ट्स। ये जो टोटल ओजोन की मात्रा है इस ओजोन लेयर के अंदर, ये कांस्टेंट रहती है नॉर्मली, अगर कोई ह्यूमन इंपैक्ट ना हो, मानव जनित इंपैक्ट ना हो। मतलब क्या इस बात का? मैंने आपको ये बोला कि ओजोन परत, यहाँ पे कोई होल नहीं है, ओजोन परत बस पतली हो जाती है, पतली हो जाती है, तो ये जो वेट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो आगे जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आता है तब वापस वो परत अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो कुल मात्रा जो है वो उसकी जो कि त्यों रहती है, वो फिक्स रहती है, कुल मात्रा में कोई फर्क नहीं आ रहा। हाँ, उसकी मोटाई कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो सीजन के हिसाब से होती है, तो वो बैलेंस कर देती है अपने आप। Human made chemicals which release bromine and chlorine atoms react with ozone and breaks it down. Thus, the rate of destruction of becomes faster than rate of creation of ozone. वो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या बताया आपको कि सनलाइट से यूवी रेज जो है नुकसान पहुंचाएगी, पृथ्वी को सीधी आ जाएगी। प्राकृतिक फिनोमिना जब तक है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता, प्राकृतिक रूप से जो भी क्लोरीन गैस जो है उधर क्रिया करेगी, वो ओजोन को वीक करेगी, लेकिन जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आएगी तो गर्मी आते ही वो ओजोन वापस रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर मानव जनित कोई कारण हो जिसकी वजह से इस ओजोन परत में कमी आ रही है,
तो ओजोन परमानेंट डैमेज होती है, या उसके डैमेज होने की, उसके ओजोन परत की मोटाई कम होने की जो दर है वो बढ़ जाती है। मानव जनित कारण क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे आप, क्लोरोफॉर्म नहीं, अपना जो ये रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होता है, CFCs, सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो CFCs यहां से निकल के आपके क्लोरीन अणुओं को भी रिलीज करेंगे ऊपर जाके, ये क्लोरीन अणु रिलीज होकर इस ओजोन परत को डैमेज करने का काम करेंगे। तो पृथ्वी पर जितना CFC ज्यादा यूज होगा उतना ही ओजोन हार्म होगा। ये CFC ह्यूमन इंड्यूस्ड कारण है, मानव जनित कारण। तो ये आप नोट रखिएगा, ह्यूमन मेड केमिकल्स विच रिलीज ब्रोमीन एंड क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विद ओजोन एंड ब्रेक्स इट डाउन। तो मानव जनित नोट कर लीजिए, मानव जनित ओजोन क्षति के कारण, उसके आगे डैश लगा के लिख लीजिएगा, ये क्लोरीन व ब्रोमीन, Cl होता है क्लोरीन का सिंबल, और Br ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन गैस के जो अणु है, क्लोरीन व ब्रोमीन अणु जब ओजोन से रिएक्ट करेंगे तो ओजोन की डिस्ट्रक्शन रेट जो है, डिस्ट्रक्शन रेट ओजोन के खत्म होने की, ओजोन की क्षति की जो दर है उसको बढ़ा देते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, क्षति के कारणों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्लोरीन व ब्रोमीन अणु ओजोन क्षति की दर को बढ़ा देते हैं, ओजोन क्षति की दर को बढ़ा देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1989, ये आपको टू प्रोटेक्ट, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होती है कि प्रोटोकॉल शब्द है इंग्लिश का, बड़ा यूज होता है अपने पॉलिटिकल सर्कल्स में। प्रोटोकॉल का मतलब हो जाता है कोई निर्देश की जिसका पालन किया जाना चाहिए, ये एक विधि है। प्रोटोकॉल है मतलब कि इसी के अनुसार काम होगा। प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 की किस चीज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है कि टू ब्रिंग द कंट्रीज टुगेदर टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट मेनी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिनमें से एक का नाम मैंने बताया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जिनके अंदर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ऐसे सारे पदार्थों को हम लोग ODS बोलेंगे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे इस पृथ्वी से इनका उपयोग कम करना और अल्टीमेटली इनका उपयोग शून्य कर देना, उसके लिए देशों को साथ में लाकर काम कर रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989, तो नोट कर लीजिए, ये साथ में लिख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 के आगे लिख लीजिए, ओजोन क्षति कारक, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए लिख रहा हूं, ये पदार्थों का उपयोग कम करवाने हेतु। नोट कर लीजिए, इधर स्पेस की कमी है, मैं आपको बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, अपने नोट्स में साथ में लिख लीजिएगा, ये ओजोन क्षतिकारक पदार्थों का उपयोग कम करवाने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कोलैबोरेशन, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इशू है। आगे बढ़ते हैं ओजोन लेयर से आगे। मिनिएचर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भारत की पूर्वी सीमा पर आपको दिखते हैं। ईस्टर्न घाट अपने डिसकंटिन्यूड बाउंड्री है जहाँ पे पर्वत भी है, नदियां भी बहती है, इंपॉर्टेंट, कई ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट क्या है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के अंदर एक एरिया आ रहा है अभी, जिसको मिनिएचर ईस्टर्न घाट बोला जा रहा है। क्या है ये? इट इज द फॉरेस्ट एरिना titled Miniature Eastern Ghat MEG that will come up in about 30 acres of reserve land in विशाखापट्टनम। वही बात, विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र में, आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, मिनिएचर, मिनिएचर, हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, मिनिएचर ईस्टर्न घाट। मिनिएचर ईस्टर्न घाट कहां पर? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पर है? अगर किसी को नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। ये है क्या? ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है कि ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी सेंटर प्रोजेक्ट, उसी के अधीन है। अम्ब्रेला प्रोग्राम उसको बोलते हैं कि जो, जैसे पीछे आपको सागर मैत्री बताया था मैंने, ये इनिशिएटिव है DRDO का, लेकिन सागर पॉलिसी के अधीन है। तो सागर पॉलिसी क्या है? वो ये अम्ब्रेला है जिसके अधीन कई सारी स्कीम्स है, जैसे कि एक सागर मैत्री। इसी तरह से यहाँ पर एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट चल रहा है, ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी सेंटर प्रोजेक्ट, और इसी के अधीन ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स डेवलप किए जा रहे हैं।
मिनिएचर ईस्टर्न घाट कहां पर आ रहे हैं आप याद रखोगे, विशाखापट्टनम में। एस्ट्रोलॉजी थीम्ड गार्डन है विद 27 प्लांट वेराइटीज, तो इसमें नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी थीम पर बागान यहां पर स्थापित किए गए हैं। एस्ट्रोलॉजी की थीम पर यहां पर बागान स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रीनरी विद अबाउट 200 स्पीशीज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से ही 200 स्पीशीज लाई गई है जो यहां पर विशाखापट्टनम में स्थापित की जाएगी। ऑर्किडेंड्रम विद नियरली 200 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स ऑफ ईस्टर्न घाट एंड सर्कुलर वॉकअवे विद डेंस रॉक्स ग्रीन मॉस। तो ये सारी इसी तरह की बायोडाइवर्सिटी इधर दिखाई गई, ये सब इतना जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा मिनिएचर ईस्टर्न गार्डन कहां पर, विशाखापट्टनम में स्थापित किए जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी थीम पर इधर बागान स्थापित किए गए। ईस्टर्न घाट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, अब आए हैं तो, कि डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स अलोंग इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, भारत की पूर्वी सीमा, वहां पर आपको ये दिखता है। पूर्वी सीमा के लिए एक रफ मैप आपको ये दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यू विजिबल होगा ये क्लियरली। ये जो अपनी ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, ईस्टर्न सीमा, भारत की जो पूर्वी सीमा है, इस पूर्वी सीमा के ऊपर आपको ईस्टर्न घाट दिखते हैं। कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं अपने, वो आप नोट कर लीजिए, जिसको नहीं ध्यान है, ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन ठीक है आप खोल ही रखा है तो हम लोग बात कर ही लेते हैं। ईस्टर्न घाट आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट, एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से पुराने हैं। उम्र के मामले में ईस्टर्न घाट जो है ये पहले आए थे वेस्टर्न घाट की तुलना में। ईस्टर्न घाट पहले स्थापित हुए थे वेस्टर्न घाट की तुलना में। ज्योग्राफिकल लोकेशन उड़ीसा, नोट करते रहिए साथ साथ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना, ये स्टेट्स जो है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट बनते हैं। बोलोगे कर्नाटक तो इस साइड आ रहा है, लेकिन कर्नाटक की इधर से जो इस साइड वाली बाउंड्री जो होगी वो उससे इंक्लूड होकर ईस्टर्न घाट का पार्ट हो जाती है। तो ये अपना ईस्टर्न घाट के स्टेट्स हो गए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना। मेजर रिवर्स कौन कौन सी इधर से बहती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियों के नाम याद रखोगे जो ईस्टर्न घाट से बहती है। हाईएस्ट पॉइंट इसका अरमाकोंडा, याद रखिएगा कहां पर है अरमाकोंडा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है अपना अरमाकोंडा, हाईएस्ट पॉइंट, नोट बना के पॉइंट लिख लीजिएगा। ये इसका उच्चतम बिंदु, ईस्टर्न घाट का उच्चतम बिंदु कहां पर है, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, ये अरमाकोंडा पड़ता है अपना आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, इसका 141st सेशन अभी रिसेंटली बॉम्बे में आयोजित हुआ है, मुंबई में आयोजित हुआ है, तो ये हेडिंग नोट कर लीजिएगा आपने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका 141वां संस्करण, 141वां सेशन जो है मुंबई में आयोजित, मुंबई महाराष्ट्र में हमारे। इट इज द सेकंड सेशन इन इंडिया आफ्टर 40 इयर्स, 40 सालों बाद आयोजित हो रहा है भारत में, और दूसरा सेशन है जो भारत में आयोजित हुआ है। तो दूसरा है, पहला नहीं है, कई बार आपको पेपर में इसी में कंफ्यूज किया जाता है, ये दूसरा सेशन है भारत में। इससे पहले वाला कब हुआ था, 1983 के अराउंड हुआ था, तो 40 साल हो गए ऑलमोस्ट उस चीज को। द आईओसी इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। तो आईओसी का हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट ऑर्गेनाइजेस द ओलंपिक गेम्स, एक सेकेंड, ओलंपिक गेम्स, द यूथ ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हर 4 साल में होते हैं, समर एंड विंटर, इन समर एंड विंटर, तो इनको आप नोट करके रखिएगा। ओलंपिक गेम्स जो हमारे हैं उनको आयोजित कराने वाली ये संस्था। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईओसी, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन ओलंपिक्स में, इस वजह से हम लोग सदस्य भी हैं, आईओसी के सदस्य है भारत। और इस बार की जो मीटिंग है आईओसी की वो हुई है मुंबई में। एक और न्यूज में था टॉपिक, पासपोर्ट टू अर्निंग। क्या है ये पासपोर्ट टू अर्निंग? इट इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म that aims to equip young people with the essential skills and relevant opportunities for financial independence। नहीं है, यंग युवा
जगत को, युवा जो पीढ़ी है उसको ये लोग इक्विप कर रहे हैं स्किल्स के साथ, डिजिटल स्किल्स जो इनको आगे आने वाले भविष्य में सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी, वित्तीय रूप से स्वतंत्र करेगी, ताकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहे। किसका इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का। यूनिसेफ द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो नोट कर लीजिएगा, पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम, P2E प्रोग्राम, फुल फॉर्म ऊपर से लिख लीजिएगा जो आपको लिखी हुई है। P2E प्रोग्राम यूनिसेफ द्वारा युवाओं को डिजिटल स्किल्स देने हेतु, ताकि इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। P2E जो है इट इज अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आपको स्किल्स के लिए बात करती है, स्किल्स देने के लिए, वोकेशनल स्किल्स के लिए पढ़ाई के साथ बात करती है वो। तो इस वजह से इसी के साथ अलाइनमेंट में है। यूनिसेफ इंडिया जो है ये इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। यूनिसेफ के साथ साथ यूनिसेफ इंडिया लिख लीजिएगा ये। तो यूनिसेफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपको जो सेंट्रल पीएससी है, यूपीएससी वो नहीं पूछती, लेकिन स्टेट पीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है। तो 11 अक्टूबर 2023 इसके साथ में नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस इस जगह पर मिल जाएगी। जाकर डाउनलोड करिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी कमी हो फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो उसके बारे में लाइक करिए, उस वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे औरों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।